हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स के चैप्टर एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 4 के बारे में। यह वीडियोस आपके कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 होगा, यानी आपके मैथ्स के नाविक जीडी का जो कंसेप्ट लेक्चर चल रहे हैं उनके लेक्चर नंबर 7 होंगे, और ये वीडियो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट लेक्चर 4 होगा। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ के लिंक, आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स के लिंक और आपके सभी वीडियोज़ के लिंक और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन के आते हैं वो सभी के लेटेस्ट अपडेट भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उसे जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसके यहाँ पे आपको समरी के फॉर्म में बताए गए हैं। टॉपिक्स आपका जो पहला टॉपिक्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो होगा आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के बारे में बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के बाद हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और उस कंसेप्ट में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी भी पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जस्ट हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बाद आपके एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस आपको पढ़ने होते हैं उसी टेंजेंट एंड नॉर्मल में। तो पहला टॉपिक हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ऑर्थोगोनल दूसरा टॉपिक रहेगा ऑर्थोगोनल एंड टचिंग कर्व्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल और टचिंग कर्व्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और दूसरा रहेगा, तीसरा आपका रहेगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल के लेंथ क्या होते हैं। देन फिर हम कुछ एग्जांपल्स को बनाएंगे और हमारा क्या होगा, ये आपका वीडियोस खत्म होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपके वीडियोस नंबर जो आपके 5 होंगे, ये आपका 4 है, 5 नंबर लेक्चर्स में वहाँ पे आपको हम क्या बताएंगे, वहाँ पे हम आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा बताएंगे। देन फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला टॉपिक हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में हम आपको क्या बताएंगे, तो सबसे पहले ज़्यादा आपको कथा लिखवाने वाले नहीं हैं, यहाँ पे हम आपको सिंपल बताएंगे जो आपके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे और जिससे हेल्प से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपको बस इसके बारे में कंसेप्ट बताते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक एंगल ही है, क्या है, ये एक आपका एंगल है, या फिर कह सकते हैं ये आपका एक टेंजेंट है। जब दो कर्व क्या होते हैं, आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनता है, उस एंगल का जो टेंजेंट होता है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बनाकर दिखाते हैं, जैसे हमारा एक वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई है और ये क्या है आपका एक्स है। एक कर्व हम बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरा कर्व हम बनाते हैं किस प्रकार से, दूसरा कर्व हम बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये कर्व हम मानते हैं y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये कर्व क्या है आपका, ये आपका है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो कर्व है हमारे पास, दो कर्व क्या हो रहे हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो कर्व जो हो रहे हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्व 1 के लिए यानी y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स पॉइंट के लिए यानी एफ एक्स कर्व के लिए हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे, तो ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, फिर उसी प्रकार से y इक्वल टू जी एक्स कर्व पे हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट किए हैं वहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट खींचा। ठीक है, और इन दोनों को टेंजेंट खींचने के बाद चलिए थोड़ा सा अच्छे से खींच लेते हैं। चलिए, इन दोनों के टेंजेंट खींचने के बाद जो आपका इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा बन रहा है, इसी थीटा के जो टेंजेंट आएंगे उन्हीं टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी ये जो आपका टेन थीटा बनेगा, इसी टेन थीटा को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, INTERSECTION। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए हम इसके टेन थीटा को आखिर निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं कि हमारा m1 जो स्लोप है, क्या है आपका, पहले वाले जो आपके फंक्शन है, इस फंक्शन पे हमने जो टेंजेंट बनाया है उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, m1 है। ठीक है, दूसरा वाला टेंजेंट है ये आपका टेंजेंट, इसका स्लोप हम मानते हैं m2 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबसे पहले m1 को फाइंड करेंगे। तो m1 को फाइंड करना हमने आपको सिखाया है कि कैसे भी किसी में हम टेंजेंट के स्लोप को फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, टेन थीटा है, सॉरी फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ, ठीक है, एफ एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और देन फिर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट p है, x1, y1। तो हम क्या करेंगे, इस m1 को यहाँ पे x1, y1 यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी आपका डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उस
वैल्यू में हम क्या करेंगे x1 y1 कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा m1 स्लोप मिल जाएगा पहले वाले टेंजेंट के लिए। सेम तरीका दूसरे वाले के लिए अपनाएंगे m2 के लिए। तो m2 कैसे निकलेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो d फंक्शन क्या है gx है, तो gx को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बताइए, तो gx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इस डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे x1 y1 पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा m2 मिल जाएगा। ठीक है, जब हमें m2 मिल चुका है, क्या मिला, जब हमें m1 मिल चुका है, m2 मिल चुका है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए आप सोचिएगा कि सर इसके आप कह सकते हैं कि आप डेरिवेशन को नहीं बताएं, तो हम आपको बोलेंगे कि आपको इसके डेरिवेशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उतना डीपली नहीं जानना है, आपको सिंपल जो आपके फार्मूला हैं, जो भी आपके कंसेप्ट है, बस उनको आपको याद रखना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पे आपको याद रहे तो आप बना सके। ठीक है, इसके डेरिवेशन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, बिना काम का समय हमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है पढ़ने, हमें उन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड ढेर सारे हमें एग्जाम्पल्स भी पढ़ना है, फिर फिजिक्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, सारे फिजिक्स के कंसेप्ट को आपको रिवाइज करवा देंगे। तो जल्दी से जल्दी आपका जो काम का चीज़ है आपको वही बताएंगे, डेरिवेशन के पीछे भागने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो जरूरत होगा जिसके डेरिवेशन वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये क्या होता है आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस tan थीटा में जो भी आपके m1 और m2 यहाँ पे आए हैं, इस m1 और m2 निकालने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे, जो m1 m2 निकालने के बाद जो वैल्यू निकलेंगे उसको आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा। ठीक है, वहीं से अगर आपको थीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो अब थीटा कैसे निकलेगा, तो tan इनवर्स क्या कीजिएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा का वैल्यू निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं, पहला टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में कुछ एग्जांपल्स को बनाने वाले हैं। पहला एग्जांपल्स यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यू एट पॉइंट 1,1। आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यू पे। ठीक है, एट कहाँ पे एट कहाँ पे 1,1 पॉइंट पे। तो सबसे पहले फंक्शन हमारा कर्व क्या है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम मानते हैं इस कर्व से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और इस कर्व से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस पहले वाले कर्व से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और वहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप m1 होगा। हर बार की तरह जो पहले हमने माना है उसका स्लोप m1 माना है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका जो आपका कर्व है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यू। ठीक है, इसके जो टेंजेंट के स्लोप होंगे उसका वैल्यू क्या होगा, m2 होगा। हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्या tan थीटा निकालना है 1,1 पे। तो हमें ग्राफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, अपने जो प्रोसेस है हमारे उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से m1 का वैल्यू फाइंड करने के क्या करेंगे, हम m1 इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, तो m1 इज इक्वल टू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और इस 2 इंटू एक्स में क्या करेंगे 1,1 पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, m1 का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, 2 मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, m2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो m2 को क्या फाइंड करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका इसका 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा -x स्क्वायर बाई 2। तो m2 का वैल्यू मिल गया और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1/2। तो m2 का वैल्यू कितना हो गया, -1/2 हो गया। m1 का वैल्यू पता चल चुका है, m2 का वैल्यू पता चल चुका है, आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, tan थीटा, यही आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, 2 है, m2 का वैल्यू कितना है, -1/2 है, तो +1/2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका m1 का वैल्यू 2 और इसका वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपको बताइए, 5/2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1। अब देखिए नीचे का वैल्यू 1 - 1 यानी 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 5/2 हो गया और नीचे क्या हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 1/0 होता है या फिर समथिंग अपॉन 0 होता है, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है आपका इन्फिनिटी होता है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका इन्फानाइट हो गया। तो आपको पता है कि tan थीटा का इन्फानाइट कब होता है, जब आपका tan π/2 होता है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या पता चल चुका है आपको बताइए, तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू पता चला π/2, थीटा का वैल्यू कितना पता चला π/2 पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया π/2 निकल गया। ठीक है, तो आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम बनाते हैं।
जैसे आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट पता चल चुका है, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑर्थोगोनल एंड टचिंग कर्व की ओर। हेडिंग लगाइएगा ऑर्थोगोनल एंड टचिंग कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए कोई भी दो कर्व, किसी भी दो कर्व को हम ऑर्थोगोनल कर्व तभी मानेंगे जब उनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जब उनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एट राइट एंगल पे होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी दो कर्व को ऑर्थोगोनल हम तभी मानेंगे जब उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये मान लेते हैं दो कर्व है आपका, ये कर्व, दो कर्व है आपका, इन दोनों कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यही थीटा हो रहा है। तो अगर ये थीटा का वैल्यू π/2 हो जाए, यानी 90 डिग्री हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, कर्व कैसा है आपका, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, या फिर कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्व को हम उस समय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि वो कर्व हमारा ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, इस ऑर्थोगोनल कर्व के रिगार्डिंग आपका क्या होता है, एक कह सकते हैं कि कंसेप्ट निकल के सामने आता है। क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है आपका π/2 होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, π/2 हो जाता है। तो इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, π/2 डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम डाल देते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे हम थीटा की जगह पे क्या डाल देंगे, π/2 डाल देंगे। तो tan π/2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो tan π/2 का वैल्यू होता है 1/0, या फिर इन्फिनिटी होता है तो हम उसे 1/0 लिखते हैं, अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन क्या है 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका तो जीरो हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो ऑर्थोगोनल कर्व जब भी पूछा जाए, जब भी आपको क्वेश्चन में कहा जाए ऑर्थोगोनल कर्व, तो ऑर्थोगोनल कर्व के रिगार्डिंग यही आपका कंडीशन आता है कि दोनों टेंजेंट के जो स्लोप होंगे m1 इंटू m2 जो होंगे वो क्या होंगे, -1 के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे भी हम लोग को पहले भी कहा रखा है कि जो भी आपके जब भी कोई दो लाइन आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका दोनों का स्लोप के रिगार्डिंग एक रिलेशन होता है जो कि होता है m1 इंटू m2 बराबर -1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी यही प्रूफ हो रहा है कि दोनों स्लोप जो आपके हैं, दोनों जो कर्व हैं आपके, उन दोनों पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है और ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोनों टेंजेंट जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे आपस में। ठीक है, तो उस कंडीशन में स्लोप के बीच रिलेशन क्या आएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, और ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आपको बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल कर्व होता है, क्या होता है, ये आपका ऑर्थोगोनल कर्व होता है। अब दूसरा है कि टचिंग कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल एंड टचिंग कर्व है हमारा। ठीक है, तो टचिंग कर्व क्या होगा, तो ये आपका हेडिंग था किसका, ऑर्थोगोनल का। ये जो हमने कंसेप्ट बताया वो किसके बारे में बताया, हमने ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, अब आपका हम बताने वाले हैं किसके बारे में, टचिंग कर्व के बारे में। ठीक है, टचिंग कर्व, यहाँ पे लिखिएगा हेडिंग लाके टचिंग, टचिंग टचिंग वाला। ठीक है, टचिंग कर्व। ठीक है, टचिंग कर्व कैसे कहेंगे, तो दो कर्व को हम टचिंग तभी कहेंगे, दो कर्व को हम तभी टचिंग कहेंगे जब दोनों कर्व क्या होंगे, जैसे मान लीजिएगा कि ये आपका एक कर्व होगा। ठीक है, और दूसरा कर्व मान लेते हैं y इक्वल टू fx है, ये एक कर्व है, और दूसरा कर्व क्या है, ये इस प्रकार से इसको टच करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, आपका फंक्शन क्या है आपका y इक्वल टू gx। तो इन दोनों कर्व को क्या कहेंगे, टचिंग कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब ये दोनों आपस में कर्व जो है वो टच कर रहे हैं तो इनका टचिंग पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन पाएगा, इनके टचिंग पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन पाएगा, जो कि क्या होगा, इन दोनों को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहले वाले के लिए टेंजेंट ये T1 है और दूसरे वाले के लिए टेंजेंट क्या है आपका T2 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों तो होंगे आपस में एक ही के ऊपर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से टच करते हुए जा रहे हैं। और आपको पता है कि कभी भी टेंजेंट जो होते हैं, कोई एक पॉइंट पे टेंजेंट, एक सिंगल टेंजेंट ही एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको T1 इक्वल टू T2 दिख रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे रिलेशन हमें फाइंड होता है कि इस कंडीशन में, जब टचिंग कर्व की कंडीशन में कहा जाए तो दोनों टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों टेंजेंट पे हम स्लोप खींचेंगे और उन टेंजेंट का जो स्लोप होगा आपका आपस में बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y gx dx के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, बराबर होगा d ऑफ f ऑफ x कहाँ पे, dx पे। और किस पॉइंट पे, जो पॉइंट होता है आपका x1, y1 पे, एट x1, y1 पे। ठीक है, तो ये आपका टचिंग कर्व के रिगार्डिंग कंसेप्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ अब जानने वाले हैं किसके बारे में, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, ये टचिंग कर्व, ऑर्थोगोनल कर्व आपको समझ में आ चुका है। जब भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा ऑर्थोगोनल कर्व, टचिंग कर्व के बारे में दिया जाएगा तो आप यहाँ से उसको रिलेट करके बना पाइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि लेंथ
ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आपके क्या क्या होते हैं, तभी तो हम आपको उनके लेंथ के बारे में बता पाएंगे, उनके लेंथ के रिगार्डिंग फॉर्मूला आपको लिखवा पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हमने फिगर दिया है, आप इस फिगर को देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इस फिगर को देखिएगा। ठीक है, इस फिगर में हमारा लिखा गया है कि ये आपका क्या है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या आपका एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा कर्व दिया गया है ए बी, और इस कर्व पे इस पार्टिकुलर पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे हम एक टेंजेंट को खींच रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, और ये टेंजेंट है, और ये क्या आपका, ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो इस पूरे टेंजेंट का जो लेंथ होगा वही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, और इस पूरे नॉर्मल का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा के लिखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ, अब देखिए मॉडुलस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगर शॉर्ट में लिखे, अगर हम वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हम डी वाई बाई डी एक्स को अगर वाई डैश से डिनोट करते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश से डिनोट करते हैं, तो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, वाई डैश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में एक लाइन में सिर्फ आपको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, सॉरी आपका एक फंक्शन दिया रहेगा, और वहाँ पे सिंपल कहा जाएगा आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए एट पॉइंट जो भी दिया जाए, वाई कॉमा 5,2 पे 9,5 पे कुछ भी आपको दे दिएगा, आपको वहाँ पे बताना रहेगा। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि होता है मॉडुलस ऑफ वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश। वाई डैश क्या आपका डेरिवेटिव है, आपको क्या करना है, फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उस डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी पॉइंट पे कहा जा रहा है आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, उस लेंथ उसमें पॉइंट को पुट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपका वाई डैश का वैल्यू पता चल जाएगा, फंक्शन वाई है, वाई का वैल्यू आपको पता होगा, जो भी हमारा फंक्शन होंगे उन फंक्शन को उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देना रहेगा। आप वहाँ पे उस तरीके से करके आंसर्स को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, इस तरीके से क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। आप वाई को पुट में नहीं भी कर सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आपको काम करना है। समझ रहे हैं। अब चलिए हम आपको बताएंगे कि आप नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल के बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको हम एल एन से लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल को आप लिख सकते हैं वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल आपको समझ में आ चुका है। हमें यहाँ पे अब जानना है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है। देखिए, ये जो आपका टेंजेंट है और ये जो आपका नॉर्मल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं, और इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के बाद, इस परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपके जहाँ टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस पे कट कर रहा हो, यानी ये जो टेंजेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है आपका जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, फिर आपका टेंजेंट जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको देखेंगे। इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, यह लेंथ आपको क्या होगा, सब टेंजेंट कहा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच के लेंथ के बीच में आपको क्या लिखा है, सब टेंजेंट लिखा गया है। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वही क्या होगा, आपका सब टेंजेंट होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सिमिलरली सेम आपका उसी प्रकार से आपका ये जो नॉर्मल होगा, ये जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, और जो परपेंडिकुलर डाले हम वो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, इनके बीच के जो लेंथ होंगे उसे क्या कहेंगे, हम सब नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम सब नॉर्मल कहेंगे। तो इसको हम सभी को मिटा देते हैं ताकि आपको फ्रेश अच्छे तरीके से दिख जाए कि सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और टेंजेंट और नॉर्मल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे इस लेंथ को फाइंड करेंगे और इस लेंथ को फाइंड करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, आपको सीधे पूछ दिया जाएगा कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताइए और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बताइए। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के लेंथ आपको पता चल चुके हैं। अब हम लगाएंगे हेडिंग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा, ये सिंपल फॉर्मूला होता है वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो वाई अपॉन वाई डैश का मॉड, क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन वाई डैश का मॉड। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट आपका
लेंथ ऑफ नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। चलिए यहाँ पे लिखिएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एसन करके, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका मॉडुलस ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मॉडुलस ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ y इंटू वाई डैश, ठीक है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम आपको सारे फॉर्मूला को एक बार अच्छे से बताएंगे ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। देखिए पहला आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, y इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डैश, ठीक है। ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, रूट अंडर y इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ऊपर जो है आपका वो सिंपल आपका, देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, नीचे एक वाई डैश का एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन आता है, एक्स्ट्रा डिवीजन आता है, ठीक है। और आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल में नीचे वाला डिवीजन हट जाता है, सिंपल ऊपर वाला जो रहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट में वही आपका बच जाता है, समझ रहे हैं। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में देखिएगा क्या होता है, y अपॉन वाई डैश हो जाता है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में y इंटू वाई डैश हो जाता है। आपके सब टेंजेंट में डिवाइड हो जाता है वाई डैश से, और यहाँ पे क्या होता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना ही का वो अंतर है। आपको एक बार जब इसको देखिएगा, इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आपको कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सभी टॉपिक्स जो हमने आपको कहा था, आपको तीनों टॉपिक्स हमने आपको बता दिया है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, आपका एंगल ऑफ टचिंग कर्व्स यानी ऑर्थोगोनल एंड टचिंग कर्व्स, आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, देन फिर क्या करेंगे, इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज। कहा जा रहा है कि किसी पॉइंट, किसी कर्व पे एक पॉइंट पे, इफ एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व, किसी कर्व पे एक पॉइंट पे जो आपका सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल क्या है आपके इक्वल है, जो आपके सब टेंजेंट है एंड सब नॉर्मल क्या है आपके इक्वल है, तो कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। सब टेंजेंट इक्वल टू सब नॉर्मल, ठीक है। सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जो कि इक्वल है किसके, बताइए ये किसके इक्वल है, आपके सब नॉर्मल के। सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से y कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 1 के। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी एल टी, जो कि इसका फॉर्मूला होता है y इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू, ठीक है, y इंटू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है हमें, प्लस माइनस 1 निकला है, तो आप 1 डालिएगा तभी प्लस में ही आएगा, -1 डालिएगा तभी प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपल 1 डाल देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू √2 इंटू वाई, क्या हो जाएगा √2 इंटू वाई। तो आंसर मैच करेंगे √2 इंटू वाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। बस इसी तरह के आपके आगे पीछे उलझा के दे देगा, कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट को लेंथ ऑफ नॉर्मल के बराबर कर देगा, वहाँ से आपको कुछ पूछ लेगा, मतलब जब भी पूछेगा इन चारों चीज़ों को घुमा फिरा कर आपको पूछेगा, और आपको सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बना पाइएगा अगर आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से पता रहेगा तब, ठीक है। क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेशन जब हम चलाएंगे तो उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे ही, और आपके पास जो बुक्स हैं उनको भी आप बनाते रहिए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।